दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अप्रैल, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार को सर्कस बना दिया है। उन्होंने सरकार से ये पूछा है कि डबल इंजन की सरकार का बिहार को क्या फायदा मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज इसे लेकर के ट्वीट भी किया है, जिसमें यह लिखा गया है कि महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, बिहार में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई व्यवस्था बदहाल है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है, किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार का बिहार को क्या फायदा मिला। एनडीए सरकार ने बिहार को सर्कस बना दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से फल और सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। साथ में पर्व और त्योहारों से भी फलों और सब्जियों के दामों में भारी इजाफा देखा गया है। इससे लोगों की खरीदारी पर भी असर पड़ा है। पूरे देश में नवरात्र और रमजान शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों के सामने महंगी सब्जी बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है। त्योहारों में फल से लेकर के सब्जियों के दाम तो ऐसे ही बढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार सामान्य से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम में भारी उछाल आया है, जिससे लोगों के सब्जी खरीदने पर भी असर पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि पर्व त्योहार के लिए दाम तो बढ़े ही है, लेकिन इस बार फल और सब्जियों के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। दुकानदारों के अनुसार इसके पीछे बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम है। फल और सब्जियों के दुकानदारों का कहना है कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के कारण फल और सब्जियां महंगी हुई है। उनके मुताबिक पिछले 15 से 20 दिनों में ये दाम अचानक बढ़ी है। बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों की खरीदारी पर भी असर पड़ा है। बिहार में भी सब्जियों के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जब महंगाई पर बोलते हुए पटना के एक सब्जी दुकानदार ने कहा है कि हम सब्जी 5,000 रुपये की लाते हैं और बिक्री 2,000 रुपये की होती है, जिससे नुकसान बहुत ही हो रहा है। जब लोग पहले 1 किलो सब्जी लेते थे, अब 100 से 250 ग्राम ही ले रहे हैं। नवरात्र और रमजान में फलों की मांग बढ़ जाती है। फल ही नहीं, उपवास में सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी फास्टिंग में सब्जियां ही खाते हैं। यह नवरात्र में आलू, लौकी, नींबू, टमाटर, कद्दू आदि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि इनके दाम भी बढ़े हैं। दोस्तों बात करते हैं कि एनआईटी पटना की छात्र पायल खातरे ने मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। स्टडी के दौरान ही छात्र को गूगल ने 32 लाख रुपए के सालाना के पैकेज बड़े प्लेसमेंट ऑफर कर दिया है। ये ऑफर मिलने की खबर सुनते ही छात्र के परिजनों में काफी खुशी है। इस ऑफर को मिलने के साथ ही पायल एनआईटी की पहली ऐसी छात्र बन गई है जिन्हें स्टडी के दौरान ही ये सफलता मिली है। पायल संस्थान के 2018-22 की कंप्यूटर साइंस की छात्रा है। आपको बता दूं कि पायल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के शारदा नगर की निवासी है। 2 बहनों में छोटी पायल की बड़ी बहन सीए फाइनल ईयर की छात्रा है। पायल ने बताया है कि उनको यह सफलता टारगेट स्टडी और गहनता के साथ विषय की समझ के कारण मिली है। एनआईटी पटना के शैक्षणिक वातावरण के बारे में पायल ने बताया है कि स्टडी तो बेहतर मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आजकल एटीएम अपराधियों के निशाने पर हैं। जहां आरा और मोतिहारी में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने गैस कटर से काट करके एटीएम चोरी कर ली। जहां आरा के नवादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 0 माइल पेट्रोल पंप में स्थित एसबीआई के एटीएम को अपराधियों ने उखाड़ ले गए। जहां एटीएम में भरा 21,70,000 रुपए चुरा ले गए। जहां इस घटना को अंजाम देने वाले करीब 4 की संख्या में अपराधी थे। इस घटना की भनक पुलिस को लगी तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। जब पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटे हैं। इधर मोतिहारी में भी शनिवार की रात चोरों ने एटीएम का कैश बॉक्स लेकर के फरार हो गए। सुबह में इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस एटीएम को अपराधियों ने उखाड़ कर ले गए वह शहर के धोबी घट्टा 0 माइल में स्थित जयशंकर प्रसाद के मकान में एसपीआई संचालित है। जहां इस एटीएम बूथ पर किसी गार्ड की तैनाती नहीं थी, जिसका फायदा उठा करके अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जहां इस मकान में किराएदार भी रहते हैं। अपराधियों ने इतने साजिद तरीके से वारदात को अंजाम दिया है कि किसी को इसकी भनक नहीं लगी। शनिवार को दिन में ही एजेंसी ने करीब 21 लाख रुपए के आसपास लोड किया था, जब उसी रात घटना घट गई।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने मुखिया को एक और पावर दे दी है, जिसका इस्तेमाल सभी पंचायत के मुखिया अपने स्तर से कर सकते हैं। इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों के शिकार का निर्णय अब स्थानीय मुखिया अपने स्तर से ले सकते हैं। इसको लेकर के इन्हें अधिकार दे दिया गया है। दरअसल बिहार के ग्रामीण इलाकों में आए दिन जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को बर्बाद करने की शिकायत आती है। आपको बता दो कि बिहार में अब मुखिया के आदेश पर एक्सपर्ट शूटर को बुला करके ऐसे जानवर का शिकार किया जा सकता है। इससे पहले जानवरों के शिकार का अधिकार पंचायत स्तर पर किसी के पास नहीं था, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में नील गाय यानी कि घोरपड़ास और जंगली सुअर से खरीफ फसलों की क्षति पहुंचती है। अब वन विभाग के बाहर फसलों के नुकसान को बचाने के लिए मुखिया इसे मारने का आदेश दे सकते हैं। इन्हें इसका अधिकार दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में बढ़ते अपराध और फिर कारोबारियों की लगातार हो रही हत्या के खिलाफ पटना सिटी में स्थानीय दुकानदारों ने आज अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। जब प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके दुकानों को बंद कराया और परिचालन को बाधित कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी करके पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि सरकार और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह किसी की भी हत्या आराम से करके निकल जाते हैं। खासकर बेखौफ अपराधी कारोबारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। जब पटना सिटी में अपराधी लगातार व्यवसायी की हत्या करके पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। जब पटना सिटी में एक के बाद एक कारोबारियों की हत्या की जा रही है, जहां अपराधी अब तक कई कारोबारियों को अपना निशाना बना चुके हैं। जब पटना सिटी में लगातार हो रही हत्या की वारदातों से व्यवसायी वर्ग में पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रति गहरा आक्रोश देखा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि शादीशुदा लोगों को अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार शादीशुदा लोगों की झोली भरने जा रही है। जी हाँ, यह छोटे से निवेश से ही उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। ये कम बचत की स्कीम पत्नी को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए सरकार ने शुरू की है, जिसे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। आपको बता दो कि न्यू पेंशन सिस्टम में निवेश करके आप हर माह 44,793 रुपये कमा सकते हैं। यदि आप भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं तो फिर बिना देर करे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस में निवेश करने पर आपको सालाना 10% रिटर्न मिलता है। ऐसे में जब आपकी उम्र 60 साल की होगी तब आपकी पत्नी के अकाउंट में कुल 1,12,00,000 रुपये जमा हो जाएंगी, जिससे के बाद में आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। दरअसल ये स्कीम पत्नी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ही सरकार ने शुरू की थी, जिससे आपकी बुढ़ापे की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी उम्र 60 साल की होगी तब ये स्कीम आपको पैसे देने शुरू कर देगी। इतना ही नहीं, वो अपने पैसे से कुछ बिजनेस भी शुरू कर सकती है। इसके माध्यम से रेगुलर इनकम आती रहेगी। पति पत्नी के भविष्य बेहतर होगा। स्कीम से जुड़ने के लिए किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर के पत्नी के नाम से न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में रविवार की देर शाम बड़ा रेल हादसा होने से बच गया है। पूर्णिया के जलालगढ़ स्टेशन के पास गुमटी नंबर 28 और 29 के बीच जोगबनी से कटिहार जा रही पैसेंजर ट्रेन का गार्ड बोगी ड्रेल हो गया। गार्ड बोगी का चक्का जाम होने के कारण एक्सल टूट गया और फिर ये बोगी पटरी से नीचे उतर गई। जब बताया जाता है कि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया है। इस रेल हादसे में किसी यात्री या फिर रेलकर्मी को किसी तरीके का चोट या फिर नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पटरी से ट्रेन की बोगी उतरने जाने के कारण कटिहार जोगबनी रेलखंड पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पंचायतों में पंचायत सचिव के 3,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3161 पंचायत सचिवों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने विभाग शुरू करेगा। पंचायतों में विकास कार्यों का लेखा जोखा तैयार करने के लिए इनकी तैनाती की जाएगी। आपको बता दूं कि पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत से लेकर के मुख्यालय तक जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को भर्ती करने जा रही है। कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, तो फिर वहीं कई पदों पर भर्ती को लेकर के तैयारियां की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पंचायत सचिव के साथ साथ जिला स्तर पर अभियंत्रण संगठन कार्यालयों के संचालन के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ इंजीनियरों के खाली पड़े पदों को भी बढ़ाया जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि सार्वजनिक तेल कंपनियों की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई 50 रुपये की बढ़ोतरी ने किचन का बजट बिगाड़ करके रख दिया है। अब 1048 रुपये में एलपीजी सिलेंडर खरीदना सामान्य और फिर ग्रामीण उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया है कि मार्च महीने के प्रथम 2 सप्ताह में गैस की औसतन बिक्री पिछले महीने से 30% ज़्यादा रही है, लेकिन दाम बढ़ने के बाद अंतिम सप्ताह में एलपीजी सिलेंडर का उठाव काफी कम हो गया है। सामान्य एलपीजी में 25% तक और उज्ज्वला कनेक्शन में तो 50% तक उठाव कम हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के सार्वजनिक तेल कंपनियों के लगभग 206 लाख एलपीजी के ग्राहक हैं। इनमें 15 लाख पटना जिले में है, वहीं बिहार में लगभग 16 लाख ग्राहक उज्ज्वला के लाभार्थी हैं। इस वक्त ग्रामीण इलाकों में जलावन उपलब्ध होने के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग बढ़ने के कारण ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला कनेक्शन का उठाव कम हुआ है। जहां एक सप्ताह पहले एक एजेंसी पर डिलीवरी बॉय 25 से 30 सिलेंडर ही की डिलीवरी घरों में करता था, फिलहाल हर रोज ये डिलीवरी अब 15 से 20 के स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने पटना सिटी का दौरा करके भूतनाथ रोड में स्थित अमरनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए युवाओं को रोजगार दें। इसके लिए राज्य और केंद्र में खाली 1 करोड़ पदों में भरने के लिए सरकारी नौकरियों का प्रावधान करें। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि सरकार को देश की आर्थिक नीतियों में जल्द परिवर्तन करना होगा, नहीं तो फिर जनता का आक्रोश सामने आया तो फिर जयप्रकाश नारायण की क्रांति की तरह आर्थिक विषय पर देश में क्रांति होगी। देश में बढ़ते महंगाई पर केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि सरकार अगर युवाओं को रोजगार देने में कोताही बरती है तो फिर उसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि देश को मजबूत करने के लिए हिंदुओं को मजबूत होना होगा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि देश में 2 से अधिक बच्चे पर रोक लगे केंद्र सरकार की गलत नीतियों और फिर विफलता के कारण कश्मीर में दहशतगर्द माहौल कायम रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्थित दासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने रविवार को एक बार फिर से अपने बयान से विवाद पैदा कर दिया है। जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो फिर 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। दिल्ली प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए नरसिंहानंद सरस्वती ने कथित तौर पर हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने की भी नसीहत दी है। यह महापंचायत बुराड़ी मैदान में उसी संगठन ने आयोजित की थी जिसने पहले इसी तरह के कार्यक्रम हरिद्वार और दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किए थे, जहां कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे। जब फिर से अब मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए हैं, यानी कि ये संत खुलेआम मैदान में मुस्लिमों को काट देने की बात कर रहे हैं। जब बुराड़ी मैदान में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में हिंदू श्रेष्ठता की भावना रखने वाले कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि नरसिंहानंद सरस्वती हरिद्वार की घटना को लेकर के इस समय जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2029 में या फिर 2034 में या 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो फिर अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविर में होंगे या फिर दूसरे देश में होंगे। सोशल मीडिया पर महापंचायत के आए वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि ये हिंदुओं का भविष्य होगा। अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं तो फिर मर्द बनो और हथियार उठाओ। हालांकि इस मामले के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ 3 केस दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक पुलिस अधिकारी अचानक चर्चा में आ गए हैं, जहां उनकी कार्यशैली की लगातार यहां प्रशंसा हो रही है। लोगों का मानना है कि ऐसा अधिकारी अगर सब हो जाए तो फिर राज्य की सूरत ही बदल जाएगी, साथ ही अनावश्यक बोझ भी कम हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के एसडीपीओ की, जिन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से लोगों का दिल जीत लिया है। पूर्णिया एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज से मिलने वालों को कोई परेशानी नहीं होती है। जहाँ लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, या सभी को समय देते हैं, साथ ही उन्हें न्याय का आश्वासन भी देते हैं। जहाँ पीड़ित पक्ष के लोगों को इनसे बड़ी उम्मीद रहती है। इसके अलावा नाजायज खर्च को भी वे कम करते हैं। जानकारी के अनुसार पूर्णिया सदर की एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज बीते 2 दिनों से साइकिल से ही आवास से कार्यालय आ जा रहे हैं।
पहले दिन जब वे साइकिल से कार्यालय पहुंचे तो फिर कार्यालय में मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। बतौर एसडीपीओ की ये पहल लोगों के बीच एक संदेश देने की है, पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोल आदि के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये पहल शुरू की है। एसडीपीओ ने कहा है कि हर नागरिक के कंधों पर समाज, राज्य, देश हित का एक अप्रत्यक्ष दायित्व होता है। इस दायित्व के निर्वहन का प्रयास हर स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी साइकिल का उपयोग उत्तम माना जाता है। इस दृष्टिकोण से विभागीय कर्मियों और फिर आम लोगों को प्रेरित करने का ये छोटा सा प्रयास है। बहरहाल एसडीपीओ के साइकिल से कार्यालय आने जाने की बात समाहरणालय परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की आज की कीमत जारी कर दी है। जहां आज फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका देते हुए पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दूं कि पिछले 14 दिनों में आज 12वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। यह दरअसल 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़नी शुरू हुई थी। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को दाम स्थिर रहे। आज पेट्रोल डीजल की कीमत में 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जब बिहार की राजधानी पटना में आज पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 100 रुपये पार हो गई है। वहीं भागलपुर में आज पेट्रोल के दाम 115 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 99 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दरभंगा की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 100 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। मधुबनी में आज पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की और मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। जिन स्थानों पर बारिश हुई है उनमें प्रमुख रूप से किशनगंज और अररिया का कुछ स्थान रहा है। जब बारिश से इन इलाकों में मौसम बदला सा दिखा। जब फॉरबिसगंज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार के औसत तापमान की बात करें तो ये 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जब पूरे बिहार में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच में रहा। जब किशनगंज और अररिया के क्षेत्र में ठाकुरगंज में 17.2 मिलीमीटर, किशनगंज में 16.8, गलगलिया में 15.2 मिलीमीटर, बहादुरगंज में 5 मिलीमीटर और फारबिसगंज में 4.5 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसके अलावा बिहार का शेष भाग शुष्क रहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मैट्रिक पास होने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मैट्रिक के बाद उसी स्कूल में 11वीं में एडमिशन मुफ्त में दिया जाएगा। इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद बिहार बोर्ड द्वारा OFSS के माध्यम से 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो छात्र अपने ही स्कूल में एडमिशन लेंगे उनसे नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के आदेश पर पटना डीईओ ने सभी स्कूलों को इसकी जानकारी भेज दी है। इसी साल से होने वाले एडमिशन में ये नया नियम लागू हो जाएगा, जहां ऑनलाइन आवेदन के दौरान इसकी जानकारी वेबसाइट पोर्टल पर देनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से काफ़ी छात्रों को फायदा होगा। जो छात्र अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन लेंगे तो उन्हें 11वीं का नामांकन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें नामांकन के दौरान कहीं भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यह साल 2024 तक पटना में मेट्रो का संचालन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। खबर के अनुसार पटना मेट्रो में 6 जगहों पर अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, PMCH, गांधी मैदान और आकाशवाणी में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है और इसका निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। तो वहीं कुछ इलाकों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तो पूरा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो परियोजना के तहत पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज कैंपस में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं PMCH को भी उन 6 अंडरग्राउंड स्टेशन रूट में शामिल किया जाएगा, जिसके तहत जमीन के भीतर स्टेशन बनाया जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने के साथ देश में बेरोजगारी की दर घट रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े से ये जानकारी मिली है। CMIE मासिक आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर फरवरी में 8.1
10% थी, जो मार्च में घट करके 7.6% रह गई है। जहाँ इतने ही शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर 2 अप्रैल को ये अनुपात और घट करके 7.5% रह गया है। शहरी बेरोजगारी की दर 8.5% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 7.1% रही है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अभिरूप सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी की दर घट रही है, लेकिन भारत जैसे गरीब देश की दृष्टि से ये अब काफ़ी ऊंची है। आंकड़े के अनुसार मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक 26.7% रही, जहां उसके बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये 25% रही। बिहार में बेरोजगारी दर 14.4%, त्रिपुरा में 14.1% और पश्चिम बंगाल में 5.6% रही। जहां अप्रैल 2021 में कुल बेरोजगारी की दर 7.97% थी। पिछले साल मई महीने में ये 11.84% के उच्चतर स्तर पर पहुँच गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है। जहां इसके कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा है कि यह प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है। राहुल गांधी ने यहाँ 2014 से पहले की तेल की कीमतों और फिर वर्तमान तेल की कीमतों में एक तुलना भी की है। राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें बताया गया है कि मई 2014 से पहले बाइक या फिर स्कूटर की टंकी फुल कराने में 714 रुपये का खर्च आता था और अब इसमें 1014 रुपये का खर्च आ रहा है। उन्होंने यहाँ कार की टंकी फुल कराने में आने वाले खर्च का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि पहले कार की टंकी फुल कराने में 2856 रुपये का खर्च आता था, वहीं अब यही कार भरवाने के लिए 4152 रुपये का खर्च आ रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ ट्रैक्टर और ट्रक की टंकी को भी फुल कराने में आ रहे खर्च को बताया है। उन्होंने बताया है कि पहले ट्रैक्टर और ट्रक की टंकी को फुल कराने के क्रम में 2749 और 11456 का खर्च आता था और यह अब बढ़ करके 4563 और 19014 रुपये हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिवहर जिले में घोड़े पर बैठ करके बिजली बिल वसूलने को लेकर के चर्चा में आए फ्रेंचाइजी के कर्मी अभिजीत तिवारी की नौकरी खतरे में आ गई है। दरअसल बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट मांगा था। यह कार्यपालक अभियंता ने इस संबंध में विभाग को रिपोर्ट भेज दिया है। ऐसे में अब फ्रेंचाइजी के कर्मी अभिजीत तिवारी को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फ्रेंचाइजी कर्मी अभिजीत ने सोची समझी साजिश के तहत घोड़े पर बैठ करके बिजली बिल वसूल करने का नाटक किया गया था। जहां उन्होंने बताया है कि विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभिजीत ने सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया था। इसको लेकर के बिजली विभाग के अधिकारी ने पहले ही कहा था कि उसका व्यक्तिगत फैसला है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें फ्रेंचाइजी कर्मी अभिजीत घोड़े पर सवार होकर के बिजली बिल वसूलते दिखा था। जहां अभिजीत तिवारी ने बताया था कि पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के कारण वह बाइक की जगह घोड़े पर सवार होकर के बिजली बिल वसूलता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। बिहार विद्यापीठ में बने अवैध मकानों को तोड़ा गया है। लोगों ने कहा है कि केवल 24 घंटे का समय हम लोगों को दिया गया और फिर मकान तोड़ दिए गए। जब बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने इस बार बजट सत्र में ही कहा था कि 1 अप्रैल से बिहार में सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाएगा। इसके तहत रविवार को लगातार तीसरे दिन राजधानी पटना में अवैध निर्माण को लेकर के तोड़ने की मिशन जारी है। पटना के बिहार विद्यापीठ के अंदर अवैध निर्माण में बने मकान और दुकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला करके तोड़ा। जहां लोगों का ये भी कहना है कि मात्र 24 घंटे का समय हम लोगों को दिया गया, 24 घंटे के अंदर ही हमारे घर और मकान तोड़ दिए गए। 70 सालों से बिहार विद्यापीठ के अंदर घर बना करके रह रहे परीक्षण ठाकुर का कहना है कि हम लोग यहाँ बिहार विद्यापीठ को लगातार किराया दे रहे थे। जहाँ हम उस समय से यहाँ पर रह रहे थे जब देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। हमने राजेंद्र प्रसाद के यहाँ दाढ़ी बनाने तक का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो आज हो रहा है वह बहुत गलत है। बिहार विद्यापीठ को चाहिए था कि हम लोगों का किराया बढ़ा देता, लेकिन इस तरह जो बुलडोजर चलाया गया है कहीं ना कहीं सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। अब हम लोगों के पास घर भी नहीं है, कहाँ रहने जाएं, सड़क पर तो रात गुजारी नहीं जा सकती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसा भी गांव है जहां इंसान से लेकर के जानवर तक गर्भ में ही दिव्यांग हो जाते हैं, यानी कि पैदा होने से पहले ही मां के पेट में दिव्यांग हो जाते हैं और जब वे पैदा होते हैं तो फिर आड़ी तिरछी हड्डियों के साथ जो उनके जन्मजात दिव्यांगता का कारण बनती है। इस गाँव के अधिकांश लोगों की हड्डियाँ
टेढ़ी है। यही कारण है कि इस गांव के लोग धरती का नरक तक कहने से भी नहीं हिचकते हैं। ये गांव रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के शिव सागर में है, जहाँ गांव का नाम है बरुआ। जहाँ इस गांव के ज्यादातर लोगों की हड्डियां टेढ़ी है। इसका कारण है कि फ्लोराइड युक्त पानी। जहाँ स्थिति यह है कि इंसान तो क्या, जानवर भी यहाँ गर्भ में ही अपंग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दशक से लोग यहाँ नरक की जिंदगी जी रहे हैं। यह कारण यह है कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है, जिस कारण लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। जब बचपन में कुछ लोग ठीक ठाक थे, लेकिन समय के साथ परिस्थिति ऐसी हुई कि कई लोग विकलांग हो गए। जब कुछ की स्थिति ऐसी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। गांव के रामराज प्रसाद पहले फुटबॉलर हुआ करते थे, जब बाद में खड़े होने के काबिल तक नहीं रहे। जब कई लोग समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं, तो कई बच्चों के ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। इस गांव में वाटर ट्रीटमेंट के लिए वृहद पैमाने पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया गया है, लेकिन रखरखाव के अभाव में इसका उपयोग नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि जल शोधक यंत्र कबाड़ बनकर पड़ा है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में कई चापाकल तथा नल जल योजना लगे हैं, लेकिन पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। लोगों ने कई बार इसकी सुधार के लिए आला अधिकारियों तक गुहार लगाया, लेकिन कहीं से सुधार की गुंजाइश नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जो सक्षम है वे गांव छोड़ चुके हैं और शहर में अपने बच्चों को रख करके उसे बचा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर गरीब तबके के लोग गांव में रह करके गांव के दूषित पानी पीकर कई पीढ़ियों से बीमार होते जा रहे हैं। ये कहें कि अस्थि विकलांगता यहाँ अभिशाप बनकर रह गई है। इस गाँव में लोगों को लाठी के सहारे तो व्हील चेयर पर घूमते आसानी से देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूषित पानी से इंसान तो क्या, मवेशी भी अस्थि विकलांगता के शिकार हैं। जब पशुपालक बताते हैं कि कई मवेशियों का तो गर्भपात भी हो जाता है। ज्यादातर मवेशी जन्म से ही मरे पैदा होते हैं, या फिर जन्म अगर ठीक ठाक हुआ तो फिर बाद में 1-2 साल उपरांत के बाद उसकी भी हड्डियां टेढ़ी होने लगती है। इस प्रकार से गांव में पिछले 5 दशक से अस्थि विकलांगता फैली है, जो इसे अभिशाप मानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अब बिहार के मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहीं प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें अब राजधानी पटना के रूबन हॉस्पिटल में ही ये सुविधा मिलने जा रही है। रूबन हॉस्पिटल और BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली एक साथ मिलकर बिहार में पहले लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट का शुरुआत किया है। रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि पटना में भी लिवर प्रत्यारोपण मई से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि आज के समय में बदलते रहन सहन के कारण लोगों में लिवर की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसके इलाज के लिए बिहार में पहला HPV सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू किया गया है। लोगों को इस बीमारी के बारे में गंभीर होना चाहिए। समय से इलाज और जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी का इलाज समय रहते दवा से किया जा सकता है। अगर बीमारी गंभीर रूप ले लेती है तो फिर सर्जरी आखिरी उपचार होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अपमानित करने पर अपना दर्द और आक्रोश जाहिर किया है। जहाँ रामविलास पासवान के दिल्ली में स्थित बाड़े जनपथ बंगला को जबरन खाली करने के दौरान अंबेडकर प्रतिमा को अपमानजनक तरीके से जमीन पर फेंक दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से आहत जीतन राम मांझी ने अब ट्वीट करके अपना दर्द शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जगह यदि किसी भी मजहब के भगवान या फिर धार्मिक पुस्तकों को यदि सड़कों पर यूं रौंद दिया जाता तो फिर पता नहीं अब तक कितने शहरों में दंगे हो गए होते। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अपमानित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली में जब दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को जबरन उनके घर से बाहर निकाला जा रहा था, तो उस समय घर का पूरा सामान बाहर निकाल करके फेंक दिया था। यहाँ तक कि अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर सहित रामविलास पासवान की तस्वीर भी जमीन पर जैसे तैसे फेंक दी गई थी। अंबेडकर प्रतिमा का इस प्रकार अपमान करने पर अब जीतन राम मांझी ने इस पर केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पुलिस का कायाकल्प होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था और फिर अपराध नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस को और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत बताई है। जहां उन्होंने इसके लिए राज्य में पुलिस की जनसंख्या बढ़ाने सहित अनुसंधान को समयबद्ध करने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस को थानों में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए थानों का आधुनिकीकरण करने का भी बिहार पुलिस को निर्देश दिया है। जब पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं।
जहाँ इसमें सीमित क्षेत्रफल और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रति 1 लाख की आबादी पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो। साल 2014 में बिहार सरकार ने 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया था, जहाँ इसे अब बढ़ाने की जरूरत है। इसे प्रति 1 लाख पर 160 पुलिस के हिसाब से रखा जाएगा। साथ ही रिटायर हो रहे पुलिसकर्मियों के खाली पड़े पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों को भी सृजित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के लोगों को डीजल सिटी राइड बसों से जल्द छुटकारा मिलेगी। जहां पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए राजधानी पटना के लोगों को अब जल्द सीएनजी सिटी बसों में सफर करते हुए नजर आएंगे। जहां डीजल सिटी राइड बसों को अब जल्द सीएनजी सिटी बसों में बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक या फिर मई के महीने में करीब 50 प्राइवेट सीएनजी सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ये बसें पटना में आ चुकी है और इन्हें जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा स्वीकृत करके हरे और सफेद रंग में पेंट भी किया जा चुका है। ये लो फ्लोर सीएनजी सिटी बसें वर्तमान में चल रही पीली बसों से सुविधा के मामले में कहीं बेहतर होगी, जिससे पटना के लोगों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। दोस्तों कहते हैं कि एक पति अपनी आखिरी सांस तक पत्नी और बच्चों की रक्षा करता है, जहाँ वक्त आने पर वह अपने प्राणों तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन बिहार के नवादा से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जो हर किसी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ एक पति ने ही पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर 2 मासूम बेटियों की गला काट करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी खून से सनी कुल्हाड़ी थाने लेकर के पहुंच गया और अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, ये अचंभित करने वाला नजारा देख करके पुलिस भी हैरत में रह गए। दरअसल ये खूनी वारदात बिहार के नवादा जिले की गोविंदपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहाँ शुक्रवार को माधोपुर गाँव का रहने वाला आरोपी पति दीपक चौधरी ने पत्नी सावित्री देवी, 1 साल की बेटी काजल और फिर 2 साल की बेटी दिव्या का कत्ल कर दिया। जब कुल्हाड़ी से गर्दन रेतने के बाद आरोपी थाना पहुंच करके खुद को सरेंडर कर दिया। इस खौफनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या भीड़ जुट गई। जहां वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को बताया है कि दीपक की दिमागी हालात ठीक नहीं रहती है। पिछले कुछ साल से उसका इसके लिए इलाज चल रहा है। जहाँ उसको अक्सर सनक आ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तभी तो वह अपने गांव वाले फिर परिवार को छोड़ करके जंगल में रहने लगा था। जहाँ वही गोविंदपुर थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि आरोपी अपनी हिरासत में है। जहाँ फिलहाल इस ट्रिपल मर्डर का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन जांच जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर सहित पूरे बिहार के बुनकरों द्वारा तैयार उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अब दूसरे प्रदेशों में भी हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, ताकि बुनकरों के उत्पाद को बाजार मुहैया कराया जा सके। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सैंडिस कंपाउंड में आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो का जायजा लेने के बाद कही है। बुनकरों और उद्यमियों का उत्साह बढ़ाते हुए मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अभी पटना में नेशनल एक्सपो, नालंदा और भागलपुर में स्टेट एक्सपो, पूर्णिया और अन्य स्थानों पर जिला स्तरीय हैंडलूम एक्सपो लगाया गया है। इससे पहले मंत्री ने स्टेट हैंडलूम एक्सपो के सभी स्टॉलों का जायजा लिया, जहां उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने स्टेट हैंडलूम में 2 दर्जन से अधिक साड़ियों की खरीदारी भी की। जहां मंत्री ने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को साड़ी और फिर पुरुष कार्यकर्ताओं को गमछा भेंट किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से साइबर अपराधियों ने अपने पांव पसार लिए हैं। जहां कल तक जामताड़ा और नालंदा से ऐसे साइबर ठगों की गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब इनके तार फैलने लगे हैं। जब ताज़ा मामला वैष्णो देवी दर्शन के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर बिहार की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिहार पुलिस को जानकारी दी थी कि पटना और बिहार के कुछ साइबर अपराधी ऑनलाइन माध्यम से वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को कटरा से वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का फर्जी टिकट जारी कर रहे हैं। जहाँ साथ ही वे पैसे का अज्ञात व्यक्ति का बैंक खाता हैक करके उसमें डाल रहे हैं, जहाँ उसके बाद वे उस खाते से पैसे निकाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना के बाद बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक अपराध इकाई और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम लखपति पासवान, अशोक मिस्त्री और संतोष कुमार बताए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान में बढ़ोतरी होती है, तब बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES के मामले बढ़ने लगते हैं। बीते सालों में जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से कई बच्चों की जानें गई है, इसकी रोकथाम और फिर उचित इलाज को लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बीमारी के खतरे की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और फिर डॉक्टरों को विशेषज्ञों द्वारा
उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से एईएस के मामले को हैंडल करना है। यह रविवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है कि हर साल गर्मी के मौसम में बिहार में कई बच्चे एईएस की चपेट में आ जाते हैं। जहां इसको देखते हुए विभाग की ओर से बीते महीने 14 और फिर 15 मार्च को इसके नियंत्रण को लेकर के चिकित्सा पदाधिकारियों और फिर पैरामेडिकल स्टाफ का एक प्रशिक्षण पीएमसीएच के शिशु रोग के विभाग में आयोजित किया गया। इन डॉक्टरों को बीमारी से लड़ने की एक लगातार कोशिश हो रही है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी मुहैया कराई गई है कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे करें, साथ ही बीमारी की चपेट में आए बच्चों की जान बचाने के लिए किन त्वरित उपायों का अपनाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। जब मोतिहारी में पत्रकारों से बात करते हुए एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ को स्थानीय निकाय के निर्वाचित विधान परिषद सदस्य उठाते हैं और उनके प्रत्याशी एहतशामुल हक अकरम जब जीत कर सदन में जाएंगे तो फिर पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं से संबंधित आवाज़ उठाएंगे। वहीं हाल ही में बिहार विधानसभा के दौरान सीमांचल में कटाव, बाढ़ से निजात और अन्य समस्याओं को लेकर के कार्य स्थगन को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अस्वीकृत करने और फिर वेल में पहुंचकर धरने पर बैठने के बाद मार्शल के जरिए सदन के बाहर निकालने पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सदन में जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। अख्तरुल ईमान ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूरा सदन सरकार की गिरफ्त में है, विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।